हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर लूसेंट जीके के सभी विषयों को क्रमागत रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर कराया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने दूसरे टॉपिक भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो विकल्प के अनुसार देखेंगे दोस्तों, कृषि क्षेत्र दिया है, विनिर्माण क्षेत्र दिया है, व्यापार दिया है और बैंकिंग क्षेत्र दिया है। तो विकल्प के अनुसार दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कहाँ से है दोस्तों? तो वो है सेवा क्षेत्र से। कहाँ से? सेवा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र का घटा है। कहाँ का घटा है? कृषि क्षेत्र का घटा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का हमारे योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी कम रहा। योजना काल में राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान काफ़ी घटा था। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? वर्तमान में बताने दोस्तों तो आप लोग जानते हैं तीसरा क्षेत्र यानी सेवाएं, इनका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सबसे ज़्यादा रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश आपको बताने। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था दोस्तों विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है, यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बताने दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 59.2, 13.3 तथा 57.5 था। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो 2008-9 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः कितना हो गया, ये हमें बताने दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये 17.0, 25.7% और 57.3%, यानी विकल्प नंबर हमारे ये आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, हम लोग 7वें क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ताकि समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन एक ही वीडियो में क्लियर हो सकें। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय से हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार इस वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद इसका रिवीजन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहें। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, देश की राष्ट्रीय न्याय दर्श, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई? एनएसएस की स्थापना आपको लोगों को बतानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। तो एनएसएस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना कब हुई दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है, आप लोग जानते ही हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो सीएसओ की स्थापना हमें बतानी है। सीएसओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1951 में, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना 1950 और सीएसओ की स्थापना 1951। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए दोस्तों, आईएएस प्री 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आय के बारे में बताना। राष्ट्रीय आय है क्या? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आय है दोस्तों उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो दोस्तों वही जो हमने बताया सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा दोस्तों 10वें क्वेश्चन का। 10वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी, सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की आपको बतानी है प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो दोस्तों विकल्प के अनुसार हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, वो है गोवा में, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
आप लोग जानते हैं, विकल्प में देखेंगे तैसे ही आपको पता लग जाएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार, यानी विकल्प नंबर ये। न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार होगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 47 यानी 47वीं BPSC प्री 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित, मतलब किसने बताया था, आपको ये बताने दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय इतनी थी। तो आप लोग दोस्तते हैं दादा, प्रति व्यक्ति आय जनक इस बताने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दादा? दादा भाई नौरोजी, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है। IAS 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बनना है दोस्तों विकल्प नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? आर्थिक माप के लिए बेहतर माप आपको बनाना है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्पत्ति गणना विधि, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आय विधि, ये भी गलत है दोस्तों। उपयुक्त दोनों, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, विकल्प के अनुसार आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर डी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? बी दोस्तों इसका आएगा, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, यानी बी नंबर विकल्प आपका आंसर होगा दोस्तों। बी को हम लोग टिक करेंगे। UPPCS 1996 का क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो है राष्ट्रीय आय से। चलिए दोस्तों, नेशनल इनकम से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। बार बार दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर को इसलिए रिपीट करते हैं कि आप बार बार सुन सकें, आपको काफ़ी लंबे समय तक ऐसे क्वेश्चंस याद रहें, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन NTPC, SSC, UP, SSC, ग्रुप डी जैसे एग्जामों में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बार बार रिवाइंड किए जाते हैं। और लूसन के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वनडे के सभी एग्जामों में इन प्रश्नों का काफ़ी दारोमदार होता है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा PC महालनोबिस, इसके अध्यक्ष थे, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा, PC महालनोबिस। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा नौरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो नौरोजी व सिराज ने लगाया था दोस्तों। हमारा C नंबर विकल्प इसका आंसर होगा दोस्तों। इसको हम टिक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। स्टैटिक जीके का प्रश्न है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन वनडे जीके एग्जामों में, हर कम्पिटेटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ये, 4 अगस्त 1949 को की थी। 4 अगस्त 1949 में हुई थी, ऐसा भी मान सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद किस समयावधि के लिए राष्ट्रीय अनुमानों के लिए श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था, ये आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों परंपरागत श्रृंखला भी आएगा, पुनरीक्षित श्रृंखला भी आएगा, नवीन श्रृंखला भी आएगा, यानी विकल्प नंबर हमारा डी आंसर होगा दोस्तों। इनमें से सभी अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो परंपरागत भी आएगा, पुनरीक्षित भी आएगा और नवीन भी आएगा। इनमें से सभी इसका आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। विकल्प नंबर डी आपका आंसर बनेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ये आपको बताना है किस आधार पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो चालू मूल्यों के आधार पर भी की जाती है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी की जाती है, यानी उपर्युक्त दोनों के आधार पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समयांकों की गणना किस आधार पर की जा सकती है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली ये कठिनाई। 22 नंबर पहले दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संगणकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर होगा 1999 से 2000। दोस्तों ये अपडेटेड क्वेश्चन है, इस पर आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है। इस समय हम बता रहे हैं 99 से 2000 ये माना जा रहा है दोस्तों। इस पर आपको अपडेट मिले तो उसको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अपडेट चेंज होते रहते हैं। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई कौन सी है दोस्तों? तो वो है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व यानी 23 का विकल्प नंबर ये हमारा आंसर बनेगा। हम लोग चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? कौन सी समस्या आती है अब बताना है, कौन सी नहीं आती है। तो वो नहीं आती दोस्तों, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी, ऐसी समस्या नहीं आती है, बाकी ये सारे आते हैं। पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी, ये समस्या नहीं आती है। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय समयांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की समयांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आएगा वही फिर रिपीटेड चीज़ दोस्तों, CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान आपको बताने हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं, रिपीट सेवा क्षेत्र का आता है, यानी सेवा क्षेत्र हमारे किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। यानी 27 क्वेश्चन नंबर का दोस्तों विकल्प नंबर सी यानी तृतीय क्षेत्र का हमारा आंसर आ रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो आप लोग जानते ही हैं, वो है विकल्प नंबर ये प्राथमिक क्षेत्र। विकल्प नंबर ये प्राथमिक क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, विकल्प के अनुसार हम लोग देखें तीनों क्षेत्र दिया हुआ है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का अगर इसमें देखा जाएगा दोस्तों, तो ये आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र आएगा, ना कि तृतीय क्षेत्र आएगा, ये आपका गलत जाएगा। पहले सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा, उसके बाद तो प्राथमिक क्षेत्र, और सबसे न्यूनतम दोस्तों वो है द्वितीय क्षेत्र, यानी निर्माण और विनिर्माण उद्योग, इसका योगदान कम रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी सरकारी एजेंसी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो वही आएगा फिर CSO, वही सरकारी एजेंसी दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, यही ये भी इसका आंसर दोस्तों यही आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, सी नंबर विकल्प को हम लोग टिक करेंगे दोस्तों। और 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? आर्थिक विकास की बेहतर माप आपको बताएं 30 नंबर क्वेश्चन में, तो वो है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो जा रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा हम इसको बराबर करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? देश के लिए पहला राष्ट्रीय अनुमान किसने तैयार किया था, ये आपको बताने दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर वही आएगा, करेंट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, निदाता भाई नौरोजी, विकल्प नंबर सी आपका आंसर बनेगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया था वो आप देख चुके हैं, किसको नहीं शामिल किया जाता, एक बार फिर से रिवाइंड हो जाइए दोस्तों। तो आ जाएगा लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। SCCG प्रारंभिक परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, आप इससे प्रिपेयर रहिए। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। 33 नंबर, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है, तो देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से, यानी जितना आपका NNP बनना है उसको देश की जनसंख्या से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। SSC सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 34, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आएगा संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ये बिल्कुल सही दोस्तों, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है, ये आप जानते ही हैं। सबसे ऊपर सेवा क्षेत्र ही है, तृतीय क्षेत्र, उसके बाद फिर प्राथमिक क्षेत्र, और सबसे न्यूनतम है दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा वो है निर्माण और विनिर्माण, यानी सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे अब। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा दोस्तों, आप लोग थोड़ा इसको समझिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों अपनी आय के पीछे के छोटे हिस्से की। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, क्या बचत करते हैं दोस्तों? तो अपनी आय के पीछे के छोटे हिस्से की बचत। 36
6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे अब। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा क्रम से ह्रासमान क्रम है, यानी घटते क्रम में आपको बताने। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले सेवा क्षेत्र, फिर उद्योग, फिर कृषि। ये है नवीनतम काल में। इस समय सबसे ऊपर सेवा क्षेत्र चल रहा है, उसके बाद उद्योग, फिर कृषि क्षेत्र चल रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष आपको बताने कौन से आधार वर्ष इस समय के आधार पर दोस्तों जीडीपी निकाला जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस समय चल रहा है 1999 से 2000। नया अपडेट आएगा दोस्तों, तो आप इससे प्रिपेयर रहिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। सर्वाधिक योगदान कौन सा देता है दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो देता है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। विकल्प नंबर सी हमारा आंसर बना है 38 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन के तरफ। मूल ह्रास किसके बराबर होता है, ये पूछा गया है। 39 नंबर पहले देखेंगे दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में हमें विचार करने। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो नंबर 1 है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। और बी नंबर क्या है दोस्तों, हम दोनों कथन पढ़ेंगे फिर छाटेंगे। यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है, ऐसा पूछा कह रहा है दोस्तों। कथन नंबर 2 विकल्प हमारे सामने CDF 2009 में पूछा गया दोस्तों है। अब हम इसको आंसर को लगाते हैं दोस्तों। हम विकल्प दोनों पढ़ चुके हैं। पहला विकल्प देते हैं, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर जीडीपी की डिफिनेशन है दोस्तों सीधा, बनी सभी वस्तुओं में दी गई सभी सेवाओं का बाजार मूल्य है। ये तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये का ये आ रहा है जीडीपी। दूसरा देखते हैं दोस्तों, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्यत्र नहीं आएगा दोस्तों, वो जीएनपी में आता है, ये गलत चला जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों केवल ये, यानी विकल्प नंबर ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। यहाँ पे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी राष्ट्रीय आय में जाना जरूर है दोस्तों। किसी दिन हम एक वीडियो में इन चारों की परिभाषाओं को बताकर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके निकालना सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये लूसेंट जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसलिए दोस्तों हम वनडे के दृष्टिकोण को रखते हुए वनडे एग्जाम को हम इसमें केवल विकल्प के आधार पर आंसर दे रहे हैं, थोड़ा इर्द गिर्द एक्सप्लेन भी आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है, आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय अर्थव्यवस्था भारत की राष्ट्रीय आय टॉपिक से। तो दोस्तों मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है ये हमें बताने हैं। तो दोस्तों मूल्य ह्रास होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निबल राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्य ह्रास यानी जीडीपी से माइनस जीएनपी, जीडीपी माइनस जीएनपी। विकल्प नंबर ये आपका आंसर बनना है दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से माइनस कर दीजिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्य ह्रास यानी घिसावट घटाई जाती है दोस्तों इस तरह से राष्ट्रीय निकालने में। तो मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है, विकल्प नंबर ये आपका आंसर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये था दोस्तों आज का हमारा भारत की राष्ट्र अर्थव्यवस्था से टॉपिक नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे हम लोगों ने उसे कवर किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों मुद्रा एवं बैंकिंग। तो दोस्तों हमारे इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल श्रीकृपा क्लासेस से जुड़े। श्रीकृपा क्लासेस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हमारे सभी जीके जीएस के सभी वीडियोस को क्रम वाइज सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा मुद्रा एवं बैंकिंग।